हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सेशन आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का चैप्टर है अपना, जिसका 10th पार्ट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस वीडियो को देखने से पहले इसके जो इनिशियल पार्ट्स है, स्पेशली 8th और 9th, उसको ज़रूर देखो, क्योंकि इसी के कंटिन्यूएशन में ये टॉपिक है। तो अगर वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा तभी आप इसको और अच्छे से समझ इसको पाओगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। ये हमने पिछले वीडियो में ये स्लाइड डिस्कस की थी, आपको याद हो तो। हमने कहा था कि किस तरह से एम्प्यूला में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स स्टार्ट होता है, जिससे ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर धीरे धीरे जो नेक्स्ट स्टेज बढ़ती है वो होती है मॉर्यूला, और मॉर्यूला से फिर आगे चल के डेवलप होता है ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस की वॉल में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। मतलब उसमें अच्छे से एम्बेड हो जाता है। किस तरह से एम्बेड हो जाता है, तो आप ये देखो, ये यूटेरस की वॉल है। तो देखो आप, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूटेरस की वॉल में पूरी तरीके से एम्बेड हो गया, और अब इस यूटेरस की वॉल ने इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लिया है। इसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन, और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है। फिर हमने ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर भी देखा था कि कुछ ब्लास्टोमियर्स एक बाहर इस तरह की वॉल बनाते हैं। इस वॉल को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट, और यही ट्रोफोब्लास्ट इस ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट होने में हेल्प करती है। और अंदर की तरफ जो सेल का मास है उसे कहा जाता है इनर सेल मास, और एक्चुअल में जो एम्ब्रियो होता है वो इसी इनर सेल मास से डिफ्रेंशिएट होता है। यानी ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगी, इम्प्लांटेशन में हेल्प, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ से होगा, इनर सेल मास से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समझो ट्रोफोब्लास्ट का कुछ पर्टिकुलर पार्ट, ये सेगमेंट समझो ब्रेकडाउन हो गया या खराब हो गया, तो क्या एम्ब्रियो के ऊपर, क्या एम्ब्रियो में कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट का कोई भी सेल एम्ब्रियो का कोई भी पार्ट का फॉर्मेशन नहीं करता। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको ये समझना है। चलिए फिर, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब हम यहाँ से बात करते हैं प्लेसेंटा की। देखो क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियो के चारों तरफ कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो के चारों तरफ कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से एक लेयर का नाम है कोरियन। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर करके तो कुछ नहीं मेंशन किया है कहीं पे भी, लेकिन ये कोरियन नाम ज़रूर आया है, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आया है। तो उसमें से जो एक लेयर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, उसको कहते हैं कोरियन, और ये कोरियन कुछ फिंगर लाइक प्रोसेसेस बनाती है, जिसे कहा जाता है कोरियोनिक विलाय। अब विलाय नाम क्यों रखा हमने, बिकॉज विलाय आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि विलाय आर फिंगर लाइक प्रोसेसेस। तो अगेन ये भी फिंगर लाइक प्रोसेस है, तो इसको कहा गया कोरियोनिक विलाय। अब ये कोरियोनिक विलाय इस तरह से फिंगर लाइक प्रोसेसेस बनाती है, और ये जाके यूटेरस की वॉल में इस तरह से कोरियोनिक विलाय और यूटेरस की वॉल आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। इसको कहते हैं हम इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन वर्ड कहाँ से बना, देखो समझो, ये डिजिट्स है हमारी, ठीक है, और ये भी डिजिट्स है। तो ये दो डिजिट्स जब आपस में इस तरह से बहुत अच्छे से एम्बेड हो गई, तो इसके लिए वर्ड हमने क्या यूज़ किया, इंटरडिजिटेशन, यानी डिजिट्स का आपस में इस तरह से एम्बेड हो जाना। तब जाकर एम्ब्रियो का जो टिश्यू है, यानी ट्रोफोब्लास्ट का कोरियन और यूटेरस, इन दोनों टिश्यूज़ के बीच में एक बहुत ही टाइट और अच्छा बॉन्ड बनता है, और इसको कहते हैं प्लेसेंटा। इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर शो कर रखा है, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको देखो आप, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है। तो प्लेसेंटा किसके टिश्यू से बना है, एम्ब्रियो के टिश्यू से या मैटरनल टिश्यू से? तो आंसर है दोनों से, मैटरनल टिश्यू और जो एम्ब्रियो का टिश्यू है, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट का कोरियन, इनका इंटरडिजिटेशन हो रहा है। तो प्लेसेंटा मैटरनल और फीटल टिश्यू दोनों से मिलकर बना है। अब यही प्लेसेंटा एक तरह से कनेक्शन का काम करेगा मदर और फीटस के बीच में। अब एक कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो इस प्लेसेंटा से इस फीटस को अटैच करने का काम करती है। ये देखो आप, ये फीटस है, इस फीटस की बॉडी से एक कॉर्ड निकल रही है जो दिख रही है आपको। ये कॉर्ड जाकर अटैच होती है प्लेसेंटा से। यानी अगर प्लेसेंटा से किसी तरह का एक्सचेंज होना है तो वो इस कॉर्ड के थ्रू होगा, और बाद में ये कॉर्ड उसको फीटस तक लेकर जाएगी। जैसे समझो प्लेसेंटा के फंक्शंस देखें अगर हम लोग,
तो सबसे पहला फंक्शन है कि प्लेसेंटा फीटस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। तो जो मैटरनल टिश्यू है, जो मैटरनल ब्लड है, मदर का जो ब्लड है, उस मदर के ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता हुआ पहुंचता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, और अम्बिलिकल कॉर्ड से पहुंचता है फीटस में। सिमिलरली मदर के ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स इस प्लेसेंटा के थ्रू आते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में और अम्बिलिकल कॉर्ड से वापस फीटस में। सिमिलरली फीटस के अंदर जो वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अलावा फीटस के अंदर जो दूसरे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस भी है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, और जो CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है वो CO2 और दूसरे वेस्ट मटेरियल इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होते हुए, प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए मदर के ब्लड तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, फीटस में कभी भी लंग्स फंक्शन नहीं कैरी आउट करते। क्यों कैरी आउट नहीं करते? क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में होता है, और यहाँ अंदर कहीं पे भी आपको एटमॉस्फेयर तो देखने को नहीं मिल सकता, इसलिए लंग्स उसके इनएक्टिव रहते हैं। और यही रीज़न है कि प्लेसेंटा के थ्रू ये O2 CO2 का एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्या हार्ट एक्टिव रहता है? तो बिल्कुल हार्ट तो एक्टिव रहता है, क्योंकि ब्लड पंपिंग का जो काम है थ्रू आउट फीटस वो तो हार्ट में होगा। अब आप ये सोचिए कि आपने हार्ट का फंक्शन पढ़ा सारा, और उसमें आप कहते हो कि सर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में। तो जब हम कह रहे हैं कि लंग्स इनएक्टिव है, तो क्या ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ये होता है या नहीं होता? क्योंकि लंग्स से वापस ये लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है इसका क्या होगा, इसमें क्या बदलाव आएगा? तो बिल्कुल बदलाव आता है। तो इसके लिए ऊपर आई बटन में जाना, मेरा एक वीडियो मिलेगा आपको फीटल हार्ट, वो फीटल हार्ट वाले वीडियो को अच्छे से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्या लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा क्या, क्योंकि वहाँ भेजने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लंग्स में O2 CO2 एक्सचेंज हो ही नहीं रहा। तो जब O2 CO2 एक्सचेंज नहीं हो रहा तो लंग्स में ब्लड भेजने का कोई सेंस नहीं है, तो नहीं भेजा जाता। तो ये कैसे रुकता है वो आपको इस फीटल हार्ट वाले वीडियो में समझ में आ जाएगा, वहाँ आप इसको देख सकते हो। तब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? देखो, इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन किस स्टेज पे हुआ? ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज पे। ब्लास्टोसिस्ट में जो ट्रोफोब्लास्ट यानी जो उसकी बाहर वाली लेयर है, उस बाहर वाली लेयर से एक एक्सटेम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है जिसको कहते हैं कोरियन, और उस कोरियन के फिंगर लाइक प्रोसेसेस को कहा जाता है कोरियोनिक विलाय। अब NCERT ने कहीं पे भी कोरियन तो नहीं लिखा, लेकिन कोरियोनिक विलाय ज़रूर लिखा है, तो आपको वहाँ से याद रखना है कि कोरियन एक मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो के चारों तरफ बनती है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से NCERT ने सीधा लिख दिया कि ये ट्रोफोब्लास्ट पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट से पहले कोरियन डेवलप होगा, फिर कोरियन की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही कोरियोनिक विलाय कहते हैं। ये एक और पिक्चर में दिखा देता हूँ आपको ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। ये देखो आप यहाँ पर, ये क्लियर आपको कोरियोनिक विलाय दिख रही है। देखो यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस, ये जितने भी दिख रहे हैं ना ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस। और देखो किस तरह से इन्होंने जो एंडोमेट्रियम की ब्लड है उसके साथ में इंटरडिजिटेशन कर रखा है। देखो आप, ये पूरा यूटेरस की वॉल है, ये यहाँ पे ये जो ना ये यूटेरस की वॉल है। तो इसका मतलब जो हमने कहा ना इम्प्लांटेशन में जो पूरा का पूरा जो है ना फिटस वो एम्बेड हो जाता है पूरा यूटेरस की वॉल में, उसके चारों तरफ यूटेरस की वॉल ही रहेगा। मतलब आप एक ऐसा समझ लो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा वॉल के अंदर ही डाल दिया हो और उसके ऊपर वापस सीमेंट लगा दिया, दैट इज़ इम्प्लांटेशन। और ये इस तरह से विलाय का फॉर्मेशन हुआ और कोरियोनिक विलाय से फिर ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इट इज़ सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, बिल्कुल सही बात है। पूरा का पूरा जो फीटस है वो चारों तरफ से सराउंड हो गया यूटेरस की टिश्यू और मैटरनल मतलब मदर के ब्लड से। ठीक है, फिर कोरियोनिक विलाय और यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको। ये इंटरडिजिटेट हो जाते हैं विद ईच अदर एंड दे जॉइंटली, क्लियर लिखा है, दे जॉइंटली फॉर्म स्ट्रक्चरल and functional unit between a developing embryo and maternal body which is called as placenta। यानी मदर की बॉडी और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है वाया एन अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो। सब्सटेंसेस का एम्ब्रियो तक ले जाना और एम्ब्रियो से मदर के ब्लड में लेके आना,
ये काम रहता है प्लेसेंटा के। अब एनसीईआरटी की फिगर देखते हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी ने फिगर दे रखी है। देखो इस एनसीईआरटी की फिगर में एक चीज़ तो क्लियर है आपको, ये यूटेरस की वॉल, यूटेराइन वॉल हो गई, ये सर्विक्स, और फिर सर्विक्स से आगे की तरफ यहाँ पे वजाइना रहता है। ठीक है, ये पूरा यूटेरस की वॉल है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब, आपको ये आइडिया ही होगा ये पूरे पिक्चर का। तो सबसे पहले ये कैविटी ऑफ यूटेरस है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर यूटेरस की वॉल में इम्प्लांटेशन शो कर रखा है। जो यहाँ इन्होंने ये जो शो कर रखा है ये कोरियोनिक विलाय है सारे के सारे, आप देखो। और ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं, ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड, ये एम्ब्रियो है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। और ये देखो आप, ये पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड इस तरह से इस डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल ब्लड के बीच में कनेक्शन का फॉर्मेशन करता है, यानी प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन का फॉर्मेशन करता है अम्बिलिकल कॉर्ड। वो आपने देखा होगा ना पिक्चर्स में कि आफ्टर डिलीवरी एक बहुत लंबी सी कॉर्ड निकलती है जिसको बाद में काटा जाता है, वही अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है। फिर नेक्स्ट है प्लेसेंटल विलाय। ये तो ये जो विलाय आपको दिख रहे हैं ये प्लेसेंटल विलाय है सारे के सारे। अब इन्हीं को आप कोरियोनिक विलाय भी कहते हो। तो कोरियोनिक विलाय, प्लेसेंटल विलाय सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये विलाय का फॉर्मेशन। और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ देखो आप, ये जो सर्विक्स है, इस सर्विक्स में म्यूकस का एक प्लग बन गया है पूरा अच्छी तरह से, बहुत सारा थिक म्यूकस आकर यहाँ पर एक प्लग बन जाता है जो एक तरह से सर्विक्स को यहाँ पे क्लोज कर देगा पूरी तरह से, ताकि किसी भी तरह का फ्लूइड का भी लीकेज यूटेरस से बाहर की तरफ नहीं हो पाए और यहाँ पे प्रॉपर सीक्रेशंस होते रहें। तो ये प्लगिंग बहुत ज़रूरी रहती है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज़ कर लिया जो इन्होंने टेक्स्ट में तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन इस फिगर में इन्होंने लेबल कर दिया। अब एनसीईआरटी में देखो क्या है, अगर नीट क्लियर करना है तो आपको एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं उन डायग्राम्स को अच्छे से समझना है। और उस डायग्राम में कुछ ऐसे टर्म्स इन्होंने यूज़ किए जो टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखे। ये आपको बहुत जगह ये चीज़ रियलाइज़ होगी। तो योक सैक यहाँ पर सबसे पहले देख लो आप, यहाँ पर ये जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये योक सैक है, ये योक सैक है। तो आपको याद होगा मैंने आप बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, ये योक सैक यहीं से कनेक्टेड रहता है। देखो यहाँ पे एम्ब्रियो से मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो ट्रोफोब्लास्ट 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। इन 4 लेयर्स में से एक लेयर तो होगी कोरियन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ठीक है, दूसरा है एमनियन। अब एमनियन का नाम एनसीईआरटी ने यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ एमनियन। क्यों बता रहा हूँ एमनियन? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें एक टर्म यूज़ हो रहा है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि एमनियोसेंटेसिस में कि ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियो के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है एमनियन, और उस एमनियन में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोसेंटेसिस वो प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर में हम लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस एमनियोटिक फ्लूइड को जो है बॉडी से, मदर की बॉडी से बाहर निकालते हैं। और उस एमनियोटिक फ्लूइड में जो एम्ब्रियो है उसके एम्ब्रियो के बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन सेल्स की स्टडी करते हैं, और स्टडी करके ये डिस्कस करते हैं, मतलब ये पता करते हैं कि क्या उस डेवलपिंग एम्ब्रियो में किसी तरह की जेनेटिक डिजीज़ तो डेवलप नहीं हो रही। ये एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है अलग से चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं है। तो जेनेटिक डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस, और ये एमनियोसेंटेसिस जो है इसी एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू किया जाता है। मैं आपको एक बार पिछला डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यहाँ पर ये पूरा डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ठीक है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो में ये जो बाहर आपको ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पूरा, ये यहाँ देखो आप, ये पूरा एमनियोटिक फ्लूइड है। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो पूरा एक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एम्ब्रियो के कुछ सेल्स भी इस एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम एमनियोसेंटेसिस के प्रोसीजर से निकालते हैं, और उसमें केवल और केवल जेनेटिक डिजीज़ की स्टडी वहाँ पर की जाती है। इसलिए मैं आपको ये 4 लेयर में से एक नाम एमनियन यहीं पे बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें कनेक्टेड रहे। तीसरी होती है योक सैक, यानी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले योक सैक की स्टडी की, यहाँ पर ये योक सैक भी जो है एक तरह की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर ही है। इसके अलावा एक और चौथी लेयर है जिसका नाम मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। क्यों नहीं बताऊँगा? क्योंकि एनसीईआरटी में इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, तो उसके बारे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं।
बट फिर भी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आए और मुझे बताएं कि वो चौथी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन सी होती है। आई एम श्योर आप लोगों को उसका नाम पता होगा। तो योग सैक जो एनसीईआरटी ने केवल और केवल अपने डायग्राम में लेबल किया हुआ है, वो एक तरह का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रहता है। तो आपको यहाँ से ये नाम ज़रूर याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम प्लेसेंटा के फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है। जो मदर के ब्लड में जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स है वही एम्ब्रियो तक पहुंचती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में एक मदर को एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और उसके अलावा किसी भी तरह का एक ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस नहीं लेने चाहिए जो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस होकर तक फिटस तक पहुंच सके। उसके अलावा जो फिटस में कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी और वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब कुछ जो है प्लेसेंटा के थ्रू ही एक्सक्रीट किया जाता है, जैसे CO2 और एक्सक्रीटरी और वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। ठीक है। उसके अलावा प्लेसेंटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू का काम करता है। मैंने वर्ड यूज़ किया टेम्पररी, क्यों? क्योंकि आप सबको पता है प्लेसेंटा केवल 9 मंथ्स तक ही रहता है। जब तक प्रेगनेंसी है तब तक प्लेसेंटा है, इसलिए ये एक टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू है। अब एंडोक्राइन टिश्यू का मतलब आप सबको पता है वो टिश्यू जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, यानी प्लेसेंटा हार्मोन्स रिलीज़ करता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स प्लेसेंटा से रिलीज़ होते हैं वो अब हमको यहाँ पर स्टडी करना है। ये फिगर देख लो, एक आसान सा फिगर है। एम्ब्रियो, यहाँ पर प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड। तो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा से रिलीज़ होने वाले जो 4 मेन हार्मोन्स मैं आपको बता देता हूँ जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं। अब केवल जितना एनसीईआरटी ने लिखा है मैं उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी रिकैप सेशन है, आप उतना पढ़ेंगे तो भी बहुत है आप लोगों के लिए। सबसे पहले HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो केवल ये 4 नाम आप अभी याद रखें और इसमें से 2 एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आप सबको मालूम ही है ऑलरेडी, और जो 2 दूसरे इंपॉर्टेंट है वो HCG और HPL, ये प्लेसेंटा से रिलीज़ किए जाते हैं। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस के बारे में एनसीईआरटी ने कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो मैं भी इसको इतना डिटेल में नहीं लेना चाहता। बाकी अदरवाइज़ HCG एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती रहती है तो जो उसके लेटर फेजेस होते हैं, मतलब आगे चल के ओवरी से एक और हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ठीक है। अब रिलैक्सिन हार्मोन जो है आपको मुझे इसका फंक्शन बताना है। ये मैं ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ रिलैक्सिन हार्मोन, जब हमने बोन्स वाले वीडियो की स्टडी की थी, और एनसीईआरटी ने इसके बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं है तो मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि रिलैक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन रहता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी के वक्त फीमेल बॉडी में कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहली बात ये जो 3 हार्मोन्स है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन्स केवल और केवल प्रेगनेंसी के वक्त ही रिलीज होते हैं। ये फैक्ट ध्यान रखना। देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो 2 हार्मोन्स प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है, ये फीमेल बॉडी ऑलरेडी रिलीज करती है। तो HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन ऐसे हैं जो केवल और केवल प्रेगनेंसी के वक्त ही सीक्रेट किए जाते हैं। इसीलिए HCG का जो टेस्ट रहता है वही प्रेगनेंसी का टेस्ट रहता है। तो जो आप लोग कैसे डिटरमाइन करना होता है ना कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो उसमें जो मेन टेस्ट होता है वो रहता है HCG का टेस्ट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यानी उस फीमेल बॉडी में अगर HCG हार्मोन प्रेजेंट है तो शी इज़ डेफिनेटली प्रेग्नेंट। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका लेवल प्रेगनेंसी के वक्त बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। मतलब एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन, इन सब का जो सीक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये भी कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसलिए आपको पता होगा कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो आपकी गायनेक आपका सबसे पहले T3 T4 यानी थायरॉक्सिन टेस्ट ज़रूर करवाती है, बिकॉज दिस थायरॉक्सिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग फीटस। आपने पढ़ा होगा कि थायरॉक्सिन आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फीटस का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है ना इनिशियली, वो सारा
थायरॉक्सिन की वजह से होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका थायरॉक्सिन टेस्ट हमेशा होना चाहिए। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है टू सपोर्ट द फीटल ग्रोथ। सबसे पहली बात, जो फीटस का ग्रोथ हो रहा है उसको सपोर्ट करना। मदर में भी बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, उनको सपोर्ट करना, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन आपको ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसीलिए तो प्रोजेस्टेरोन को जो है प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं थोड़ी सी। देखो, जब इम्प्लांटेशन हुआ तब इम्प्लांटेशन किस स्टेज में हुआ? वो हुआ ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में। ब्लास्टोसिस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, ट्रोफोब्लास्ट होता है बाहर की लेयर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करेगी, और अंदर होता है इनर सेल मास जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। अभी जो इनर सेल मास है, इसी से पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, और ये इनर सेल मास अपने आप को 3 अलग अलग सेल्स की लेयर में अरेंज कर लेता है। मतलब इनर सेल मास के जितने भी सेल्स हैं वो अपने आप को 3 अलग अलग लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। ये देखो आप, ये जो ग्रीन कलर की लेयर दिखा रखी है ये है एक्टोडम, बीच में जो येलो कलर की लेयर है वो है मीजोडम, और अंदर जो ब्लू कलर की लेयर है वो है एंडोडम। तो ये आउटर टू इनर बात कर रहे हैं हम। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एक्टोडम। एक्टो का मतलब क्या होता है? बाहर, एक्सटर्नल। मीजोडम बीच में, एंडोडम अंदर। तो एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर, और उनके बीच में मीजो। ठीक है, और ये तीनों लेयर्स किससे बनी है? इनर सेल मास से। अब आपकी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब का डेवलपमेंट इनमें से किसी एक लेयर से होगा। इसलिए जब आप एनाटॉमी पढ़ते हैं, आप कोई भी चैप्टर क्लास 11th में आपने पढ़ा, तो उसमें आप पढ़ते हो कि न्यूरॉन्स एक्टोडम से डेवलप होता है, कनेक्टिव टिश्यू मीजोडम से डेवलप होता है। तो हर टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक रहता है, और यही आपको याद करना होता है उन चैप्टर्स में कि एक्टोडम से क्या डेवलप हो रहा है, मीजोडम से क्या डेवलप हो रहा है। तो इम्प्लांटेशन के बाद में इनर सेल मास 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होता है। सबसे बाहर एक्टोडम, बीच में मीजोडम, और सबसे अंदर एंडोडम। जो बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन से, सारे इन्हीं 3 लेयर्स में से डिराइव किए जाएंगे। याद रखना है आपको वापस, ये सारे जो 3 लेयर्स है ये इनर सेल मास से डेवलप हुई है, ट्रोफोब्लास्ट से नहीं डेवलप हुआ। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करता हूँ मैं, स्टेम सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिसर्च टॉपिक है अभी के टाइम पे। इनफैक्ट बहुत अच्छा खासा रिसर्च इस पे हो रखा है, और भी फर्दर रिसर्च की जा रही है। देखो, स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास में कुछ पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल्स। और इन स्टेम सेल्स की सबसे खास बात क्या है कि एक स्टेम सेल से किसी भी तरह का टिश्यू या किसी भी तरह का ऑर्गन डेवलप किया जा सकता है। देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जो कनेक्टिव टिश्यू भी बना सकता है, जो एक्टोडर्म से डेवलप होने वाले टिश्यूज भी बना सकता है, एंडोडर्म से डेवलप होने वाले टिश्यू भी बना सकता है। तो अगर इन स्टेम सेल्स पे जो रिसर्च चल रही है, और काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, अगर इन स्टेम सेल्स को इसी वक्त इस एम्ब्रियो से निकाल लिया जाए और प्रिजर्व कर लिया जाए, तो इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए उस स्टेम सेल से कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन जो है डेवलप किया जा सकता है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा स्टेम सेल बैंकिंग शुरू हुआ है। ये सब कंसेप्ट इवन इंडिया में भी शुरू हो चुका है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप स्टेम सेल प्रिजर्व करवा सकते हो अपने बच्चे का, ताकि इन फ्यूचर उसमें कभी किसी तरह के ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हो पाए या डिफेक्ट हो जाए, किडनी फेल हो जाए, तो ये सब चीज़ों से उन स्टेम सेल्स से उनको वापस डेवलप किया जा सके। हालांकि ये चीज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च में चल रही है, बट काफ़ी कुछ इस पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब स्टेम सेल से मिलता जुलता एक प्लांट सेल भी होता है। इनफैक्ट सारे के सारे प्लांट सेल्स क्या होते हैं, सारे के सारे प्लांट सेल्स में वो एबिलिटी होती है कि एक सिंगल प्लांट सेल, चाहे वो लीफ का हो, चाहे वो स्टेम का हो, वो किसी भी टिश्यू का डेवलपमेंट कर सकता है। तो आपको मुझे ये बताना है कि प्लांट सेल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है। प्लांट सेल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है जिसमें एक सिंगल प्लांट सेल किसी भी टिश्यू का फॉर्मेशन या पूरे एक प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो उस टर्म को आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है।
चलिए फिर, अब आप सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने लिख दिया कि ह्यूमन बींग्स में जो 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी रहता है। और एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा हमसे, आंसर नहीं दिया, केवल क्वेश्चन पूछा कि डॉग्स, एलिफेंट्स और कैट्स, इन तीनों मैमल्स में प्रेगनेंसी कितने महीने का रहता है। ठीक है, इन्होंने केवल क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। चाहे आप डॉग की बात करो या कैट की बात करो, इन दोनों में ही एक एवरेज निकाले तो 2 महीने का जो है पीरियड रहता है प्रेगनेंसी का। ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स का रहता है, कैट्स और डॉग्स में 2 महीने का, और एलिफेंट्स की बात करें तो 2 साल। ये ध्यान रखना आपको, 24 महीने, यानी जो एलिफेंट्स हैं उनमें प्रेगनेंसी का पीरियड काफ़ी लंबा रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें किस पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या क्या डेवलप होता है। तो एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स दे दिए हैं जो आपको सीधा सीधा याद करने हैं। देखो, 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद फीटस का हार्ट डेवलप हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आफ्टर 1 मंथ हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए जो इनिशियल प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट साइन जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, तो वो फर्स्ट साइन अगर हमें देखना हो तो हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से हार्ट साउंड्स को सुन सकते हैं, क्योंकि 1 महीने में हार्ट डेवलप हो गया है। तो आप ये देखो, जी स्टेथोस्कोप सेम वही है जो हम यूज़ करते हैं एडल्ट्स में, उसी स्टेथोस्कोप को यूज़ करके हम हार्ट साउंड्स सुन सकते हैं फीटस की। तो ये फर्स्ट साइन है ग्रोइंग फीटस का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 महीने के बाद में, पहले महीने के बाद में हार्ट का फॉर्मेशन हो गया, 2 महीने के बाद में लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, लिम्स मतलब हाथ पैर और डिजिट्स मतलब ये फिंगर्स, टोज, ये सब डेवलपमेंट हो जाता है। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। 3 महीने के बाद में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, और 3 महीने तक तो लिम्स और जो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं। 5th मंथ के वक्त फीटस का पहला मूवमेंट आप फील कर सकते हो। देखो, ये चीज़ें आपको खासकर ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? कि एक तो हार्ट का फॉर्मेशन कब हो जाता है, कब हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से हार्ट का साउंड सुन सकते हैं, और फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब फील होगा, तो वो होगा 5th मंथ में। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें याद रखनी है। हेड पे बाल दिखने लगते हैं। 6 महीने के बाद में पूरी बॉडी पे बहुत छोटे छोटे हेयर दिखने लगते हैं। आई लिड्स सेपरेट हो जाती है और आई लैशेस बन जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है आई लिड्स और आई लैशेस में, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, आई लिड्स इसको कहते हैं, ये जो अपना रहता है ना, ये आई लिड, जिसकी हेल्प से हम आँखें बंद करते हैं, ये आई लिड है। तो एक होती है अपर आई लिड और एक होती है लोअर आई लिड। मतलब आप ये देखो, ये जो है ये अपर आई लिड है, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे लोअर आई लिड है। तो सेपरेशन, आई लिड्स सेपरेट का मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी आंखें बंद है ना, तो आई लिड्स जुड़ी हुई है आपस में, और जब आंखें खोलता हूँ तो ये आई लिड्स सेपरेट। तो जो फीटस में जो होता है ना, धीरे धीरे आई लिड्स सेपरेट होने लगती है कि अपर आई लिड अलग हो गई लोअर आई लिड से, और आई लैशेस का फॉर्मेशन हो जाता है। आई लैशेस क्या कहते हैं? इन आई लिड्स के ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उन हेयर को आई लैशेस कहा जाता है। तो 6 महीने बाद में आई लैशेस का फॉर्मेशन भी हो जाता है, और 9 मंथ तक प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है और अब डिलीवरी के लिए तैयार है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट डिलीवरी, यानी कि पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से लेक्चर सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आपको फिर भी अगर किसी तरह का डाउट है या आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, मेरी मेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस।